हेलो एंड वेलकम टू मिस्टर साइंस वाच। आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये पहला एक दिया हुआ है आपके लिए कि ये जो सेक्शन हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में, ये सिर्फ इसमें इंक्लूड करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन को। ओके, मीन्स हम दो कंपोनेंट ऐड करके ही जो सॉल्यूशन बनता है उसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, और उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी डिटेल में। ओके, तो हमारा लिमिट है बाइनरी सॉल्यूशन तक। एंड इस बाइनरी सॉल्यूशन में क्या है कि सॉल्वेंट जो है वो तो लिक्विड फॉर्म में होगा। द सॉल्यूट कैन बी सॉलिड और लिक्विड। ओके, तो अब आते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है। वेपर प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर अबव द लिक्विड। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये एक लिक्विड है, इसके ऊपर कुछ वेपर निकला हुआ, मतलब इसी लिक्विड का मॉलिक्यूल जो है वो स्किप करता है इसके बल्क से और आ जाता है ऊपर में एक वेपर के फॉर्म में। ठीक है, जब ये वेपर क्रिएट होता है तो ये वेपर जो है वो रिवर्स लिक्विड के सरफेस पे डाउनवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करता है। ओके, और एक टाइम आता है जब ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, मतलब जितना स्किप हो रहा है उतना ही फिर से कंडेंस हो जाएगा, है ना। एक क्लोज सिस्टम अगर हम क्रिएट करते हैं तो उस इक्विलिब्रियम में जितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा वही होगा वेपर प्रेशर। और इन मतलब ये पूरे केस में टेम्परेचर जो है एक कांस्टेंट रहेगा, मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं हो। तो आपको समझ आ गया कि द वेपर ऑफ अ सॉल्यूशन एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ दैट सॉल्यूशन एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ओके, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस दिस वेपर प्रेशर। तो फैक्टर्स में हम देखेंगे कि पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। ओके, अब लिक्विड के नेचर में कैसे डिपेंड करता है, देखिए अगर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा लिक्विड में, ओके, तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या हुआ कि आपस में मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने की कैपेसिटी कम है। तो वैसे मॉलिक्यूल्स जो हैं जो आपस में बाइंडेड नहीं है अच्छे से, वो इजीली स्किप करेंगे अपने बल्क को छोड़ करके। एक कंटेनर है, इसमें मॉलिक्यूल्स है सॉल्यूशन के और अच्छे से बाइंडेड नहीं है, तो वो तो वेपर फेज में इजीली स्किप कर जाएगा। अब देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो वैसे जो सॉल्यूशन होते हैं वो हाईली वोलेटाइल होते हैं, राइट। तो वैसे सॉल्यूशन जो हाईली वोलेटाइल है उनका मॉलिक्यूल्स स्किप किया, और इस केस में वेपर प्रेशर जो है वो हाई होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल स्किप करेगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल है तो वो ज़्यादा मॉलिक्यूल डाउनवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड के सरफेस पे, तो वेपर प्रेशर जो है वो हाई होगा। एग्जाम्पल के लिए क्या दिया गया है, डाईमिथाइल ईथर, इसकी जो वेपर प्रेशर है वो हाई होती है किसके कंपेरिजन में, इथेनॉल के कंपेरिजन में। मतलब क्या है कि डाईमिथाइल ईथर का मॉलिक्यूल जो है वो इथेनॉल के कंपैरिजन में थोड़ा लूज बाउंडेड होता है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें कम होता है। अब दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, क्या होगा, लिक्विड गेन करेगा एनर्जी गेन करेगा, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मतलब पार्टिकल्स का मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अब पार्टिकल्स का मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा तो पार्टिकल्स स्किप करेंगे फटाफट, है ना, बहुत स्पीडली स्किप करेंगे, अपने सरफेस को छोड़ेंगे और ऊपर में एक वेपर फेज क्रिएट करेंगे, राइट। तो जब वेपर टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वेपर फेज जो है वो बहुत ज़्यादा बनने लगेगा, तो प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा वो वेपर वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो विद द राइज इन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑल्सो increases। अब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो अभी तक हम बात कर रहे थे एक प्योर सॉल्वेंट के बारे में। अब हम देखेंगे कि अगर सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट ऐड कर दें, सॉल्यूट किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर पे कैसा इम्पैक्ट आएगा उसका। तो देखिए वेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉलिड फॉर्म में है तो वो नॉन वोलेटाइल है। ओके, तो ऐसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, then vapor pressure of that solvent will decrease। एक्चुअली अब वो सॉल्वेंट नहीं रहा, अब वो सॉल्यूशन बन गया। तो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में देखेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, पहले इसको दूसरे फॉर्म में देखिए कि सिंपल वर्ड्स में क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब ऑलरेडी सॉल्यूट ऐड कर चुके हैं हम सॉल्वेंट में, इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, दिस रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि एक कंटेनर अगर हम ले, है ना,
इसमें सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है? वोलेटाइल है। वोलेटाइल है मतलब वो स्किप करेगा, ऊपर जाएगा, है ना। अब क्या होगा, जब सॉल्यूट हम इसमें ऐड करेंगे तो सॉल्यूट डिसॉल्व होता है और सॉल्यूट के कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं या पार्टिकल्स या स्पीसीज जो भी है वो आकर के सरफेस को ऑक्यूपाई करेगा। ओके, अब सरफेस पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्योंकि सॉल्यूट तो स्किप कर नहीं सकता है क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, तो सिर्फ सॉल्वेंट स्किप करेगा और स्किप करने के लिए उसके पास सरफेस कम है, मतलब लेस इवेपोरेट होगा वो। ओके, तो ऊपर जो वेपर जो क्रिएट होगा वो भी कम ही क्रिएट होगा, उसमें कम मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी वजह से वेपर की जो प्रेशर है वो घट जाती है, राइट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ आया आपको सॉल्यूट ऐड करने से क्यों होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल है कि वेपर प्रेशर जो है, यहाँ पे देखिए एक प्योर सॉल्वेंट है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर इसके जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्रेशर जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे इस लेवल को अचीव किया हुआ है ना, मतलब प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। अब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो जो मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के स्किप करेंगे वो कम स्किप करेंगे, दैट इज़ वाई प्रेशर भी रिड्यूस हो गया यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे रोल्स लॉ। रोल्स लॉ क्या बोलता है? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्यूशन अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसकी वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। सिंपल सा स्टेटमेंट है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो वेपर प्रेशर में कोई अपना कंट्रीब्यूशन देगा नहीं, तो जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सॉल्वेंट का होगा। अब जितना सॉल्वेंट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही वेपर प्रेशर भी होगा। तो मोल फ्रैक्शन अ यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो बताता है, तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर। किसके मोल फ्रैक्शन के? सॉल्वेंट के। तो यहाँ पे देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट। अब यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को उठाते हैं तो एक कांस्टेंट हमें मिलता है के, ठीक है, ये कांस्टेंट मिल गया। अब यहाँ देखिए फॉर प्योर सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई सॉल्यूट नहीं डाला गया है, तो मोल फ्रैक्शन हमें पता है 1 होगा। क्या होता है? एक्स ए है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इज इक्वल टू 1 होता है। हमें पता है ये क्यों होता है, ये आप मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखिएगा, वहाँ आपको समझ आएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? एक्स ए बाई एक्स ए प्लस एक्स बी, है ना। अब क्योंकि दोनों जब ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, अगर ऐड करते हैं तो कैंसल आउट होकर के 1 आता है। ओके, तो प्योर सॉल्वेंट है तो मोल फ्रैक्शन होगा 1। देयरफॉर के इज इक्वल टू पी नॉट ए। पी नॉट ए का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट बिल्कुल प्योर होगा तो वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए, दैट इज वाई द पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए बाई एक्स ए, सॉरी पी नॉट ए इंटू एक्स ए। मतलब क्या है कि जो प्रेशर क्रिएट होगा, वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्वेंट का, मतलब इस सॉल्यूशन में, तो दैट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर क्रिएटेड बाय प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, है ना। अगर उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिए हैं तो मोल फ्रैक्शन में चेंजेस आएगा, 1 से कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर भी यहाँ डिक्रीज हो जाएगा। अगर एडेड नहीं है तो 1 होगा, तब उस केस में वेपर प्रेशर डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, तो ये वाला इक्वेशन वहाँ वैलिड हो जाएगा। अब देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को हम डिनोट करते हैं बी से, दैट इज वाई मोल फ्रैक्शन एक्स बी ले लिए। अब यहाँ देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट का तो 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का जो है 1 माइनस एक्स बी, है ना, ये हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है, मतलब प्योर सॉल्वेंट का के वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे उसका मोल फ्रैक्शन। ओके, अब हम पी ए की जगह यहाँ पर है
और यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे ये इक्वेशन पुट करते हैं, राइट। ऑन सॉल्विंग हमें क्या मिलेगा कि P0A माइनस PA इज इक्वल टू दिस मच। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू दिस मच। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये P0A माइनस PA है, मतलब क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, और अगर कुछ उसमें सॉल्यूट ऐड किया तो माइनस कर देंगे PA, तो इसको हम बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर कितना कम हो गया है ना। यहाँ पता चल रहा है कि ऑब्वियस सा बात है, प्योर जब रहेगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और मिक्स कर देंगे तो उस केस में कम हो जाएगा, तो ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैसे डिनोट करते हैं, P0A माइनस PA इज इक्वल टू डेल्टा P लिख सकते हैं हम वैसे भी बाई प्योर सॉल्वेंट का, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या है कि इसको किसी से रिलेट कर रहे हैं। किससे रिलेट कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट से, है ना। प्योर सॉल्वेंट के जो वेपर प्रेशर है उससे रिलेट कर रहे हैं। तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या निकल रहा है इस फ्रैक्शन का, कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो कितना हुआ है। रोल्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। अब सॉलिड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो अब बात करेंगे कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है और दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड है तो इन दैट केस क्या इम्पैक्ट होगा वेपर प्रेशर पे। तो देखिए रोल्स लॉ क्या स्टेट करता है, मतलब क्या बोलता है, फॉर सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड्स। ओके, ये नोट करिएगा, मिसिबल है। क्यों मैं नोट करने को बोल रहा हूँ मिसिबल, क्योंकि आपको पता है कि एक कंटेनर अगर लेते हैं, मिसिबल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है, तो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर इमिसिबल है तो क्या होगा, एक लिक्विड नीचे और दूसरा उसके ऊपर अपना एक लेयर फॉर्म करेगा, मतलब 2 लेयर फॉर्म हो जाएगा, है ना, वाटर और ऑयल में जैसा होता है। तो अब ये सब बात है, जो भी मॉलिक्यूल स्किप होगा ऊपर वाले का ही स्किप होगा, क्योंकि इसी का सरफेस एक्सपोज है इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पे फिर वेपर प्रेशर का कोई इम्पैक्ट ही नहीं रहेगा नीचे वाले का, है ना। इसलिए मिसिबल लिक्विड की बात करेंगे। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ each component of solution at given temperature is directly proportional to its mole fraction। ठीक है, तो पीछे हमने जो देखा था फॉर्मूला कि PA इज इक्वल टू P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, है ना। तो इस केस में क्या होता, सिर्फ मोल फ्रैक्शन, मतलब सॉल्वेंट की ही बात कर रहे थे हम, क्योंकि सॉल्यूट जो था वो वोलेटाइल नहीं था। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों लिक्विड जो है वो वोलेटाइल है, तो यहाँ पर जो भी इम्पैक्ट आएगा वेपर प्रेशर पे वो डिपेंड करेगा कि किस सॉल्यूशन, किस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन कितना प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में। आई होप आपको समझ आया होगा। तो देखिए यहाँ पर ये 2 इक्वेशन हमें मिल गया, ठीक है। ये इक्वेशन हमने पीछे भी देखा, वेयर PA एंड PB आर पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। अगर एक कंटेनर है उसमें 2 सॉल्यूशन है तो दोनों का पार्शियली कुछ कुछ अपना मॉलिक्यूल से स्किप करेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअली अगर सॉल्वेंट की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। P0A और P0B आपको पता है कि प्योर अगर कंपोनेंट होगा तो उस केस में वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वेपर प्रेशर, और ये हो गया उसका मोल फ्रैक्शन। ओके, अब वैसे सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं उसके लिए हम लोग एक कर्व देख रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर और इसका कर्व कैसा है। पहले भी हमने यहाँ पर एक कर्व देखा था, राइट। इस जगह पे हमने देखा कि वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे और मोल फ्रैक्शन इधर इंक्रीज हो रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था सॉल्वेंट पे, तो जब प्योर होगा तो बिल्कुल एक लीनियर ग्राफ फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसके केस में देखिए, अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन इधर इंक्रीज हो रहा है, राइट। एक्सिस आपको समझ आ गया। अब देखिए एक्स से सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, जब प्योर सॉल्वेंट बिल्कुल होगा, ओके, तो उसकी मोल फ्रैक्शन होगी 1। अब वो लीनियरली यहाँ पे इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो इस लाइन को मैं डिनोट कर देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, है ना। वो लीनियरली बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। वेयर एज सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट का जब मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का 1 होगा तो सॉल्यूट ऑब्वियसली 0 होगा, मतलब सॉल्यूट बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगा। धीरे धीरे अगर हम सॉल्यूट की क्वांटिटी इंक्रीज करें और यहाँ पे आकर के सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया 1, ठीक है।
तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा उस केस में, बिल्कुल 0 हो जाएगा। फिर धीरे धीरे सॉल्यूट घटाते जाएंगे हम लोग, है ना, सॉल्यूट की क्वांटिटी घटते जाएगी तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर? तो इसको हम इंडिकेट कर देते हैं लाइन नंबर 2 बोल करके। ठीक है, अब क्या है, टोटल प्रेशर जो है वो क्या होगा, वो सम होगा किसका किसका, सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर का और सॉल्यूट के पार्शियल प्रेशर का, और विच विल बी डिनोटेड बाय लाइन नंबर 3। ओके, आई होप ये कर्व भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, वेरिएशन ऑफ P विथ मोल फ्रैक्शन इज क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन इक्वेशन बिलो। ठीक है, तो कुछ इक्वेशन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि P इक्वल टू PA प्लस PB। हमने देखा अभी कि टोटल प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। अब सॉल्वेंट की जो पार्शियल प्रेशर है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तब से हमने देखा है। सॉल्यूट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्योंकि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, तो थोड़ा सा इसको अलट पलट कर करके देखेंगे तो XA को हम 1 माइनस XB भी लिख सकते हैं, है ना, मतलब 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हमें एक इक्वेशन यहाँ मिलता है। क्लियरली समझ आ रहा है आपको? तो ये हो गया टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये क्वांटिटी जो है ये कांस्टेंट है, मतलब सॉल्वेंट की जो प्योर फॉर्म में प्रेशर एग्जर्ट करेगा वेपर प्रेशर वो कांस्टेंट है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर है और बाकी क्वांटिटी भी कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या पता चल रहा है हम लोग को कि P इज इक्वल टू, ये बाकी कांस्टेंट है और P अगर देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है किससे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से, मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे P पे भी इंक्रीमेंट आना है ना। सेम वे अगर हम XB को पुट करें 1 माइनस XA तो यहाँ पे एक ग्राफ मिलेगा हमको, इसके बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो ये रिलेशन आपको किस लिए काम आता है, अभी मैंने जो आपको ग्राफ दिखाया था यहाँ पे इसको जस्टिफाई करने के लिए पिछला इक्वेशन का रिलेशन काम आता है। अब देखिए, कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन ऊपर वेपर प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, अब इसमें दो तरह के, बाइनरी की बात करें हम तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, उनका वेपर क्रिएटेड है। तो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कितना क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए YA क्या है, YA इज एंड YB आर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A एंड B। तो इसको अगर हम सॉल्वेंट मान लें तो मोल फ्रैक्शन मतलब कितनी क्वांटिटी में सॉल्वेंट प्रेजेंट है वेपर में वो पता करने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट या फिर सॉल्वेंट बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या फिर टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये करेंगे तो सॉल्व करके हमें मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का। सेम वे यहाँ पे दोनों के लिए है, कंपोनेंट A के लिए और कंपोनेंट B के लिए। ये सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं कि एक वेपर में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है वो कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है या उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कहीं नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।